नमस्कार सभी को, आपका फिर से स्वागत है पब्लिक सर्वेंट रूल्स की एक नई वीडियो में। तो हम लोग जो जीएफआर में जो हमने लास्ट वीडियो में हमने बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी कवर किया था, तो अब हमें उस समय आ गया है कि अब हम उससे आगे बढ़ें। तो आज हम लोग रूल 172 से शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग जो एडवांस पेमेंट ऑफ सप्लायर्स है वो देखेंगे, और फिर पार्ट पेमेंट टू सप्लायर्स है वो देखेंगे। फिर रूल 173 देखेंगे, जिसमें हम लोग ट्रांसपेरेंसी, कंपटीशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन इन द प्रोक्यूरमेंट प्रोसेस, जो कि एक लंबी चौड़ी रूल है। तो आज कोशिश करेंगे कि हम ये 3 रूल्स इस वीडियो में कवर कर लें। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं कि जो जीएफआर के जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें आपने भरपूर प्यार दिया, सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्यार और सहयोग बनाए रखें, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल है तो मेरे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? मैं बहुत खुश हूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस और जो फीडबैक होगा वो मुझे आगे बढ़ने में बहुत ही मदद और कारगर रहेगा। तो बिना किसी देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं रूल 172 से। अब सभी लोग अपने हाथ में जीएफआर मैनुअल पहले रख लीजिए और आइए रूल 172 के क्लॉज 1 में। अब रूल 172 का क्लॉज 1 क्या कहता है? ये बात करता है एडवांस पेमेंट टू सप्लायर। जो सप्लायर होते हैं हम उन्हें एडवांस पेमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में इस रूल में बातें की गई हैं। तो अब रूल 172(1) को हम लोग विस्तार से जानते हैं। अब जीएफआर में ये लिखा हुआ है कि नियमतः तो ऐसा ये होता है कि जो सप्लायर होता है उसे पेमेंट तभी किया जाए जब उनकी सर्विस हमें पूरी मिल जाए, या जो भी काम उनको दिया गया था वो पूरा हो जाए, या जो सामान उनसे हमें लेना था उसकी डिलीवरी हो जाए, तभी ही उन्हें एडवांस पेमेंट देना चाहिए। एडवांस पेमेंट नहीं, फुल पेमेंट देनी चाहिए। तब तक कोई पेमेंट देनी नहीं चाहिए। पर कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसमें जो होता है कि हमें एडवांस पेमेंट सप्लायर को देनी होती है ताकि वो कुछ काम या उसमें उसे सर्विस प्रोवाइड करने में उसे मदद मिल सके। तो कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें उनको एडवांस देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये केसेस देखिए बताए गए हैं 172 के रूल 1 का क्लॉज 1। उसमें ये बताया गया है, क्या बताया गया है कि कभी कभी जो एडवांस पेमेंट जो फर्म होती है जो मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करती है, मान लीजिए सर्विसिंग अगर करती है एसी के, कंप्यूटर्स के, या कोई दूसरे महंगे सामानों के करती है, तो उनको हो सके कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ जाए तो इस केस में उनको एडवांस पेमेंट दिया जा सकता है। या दूसरा केस क्या हो सकता है कि कोई फैब्रिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट उनको दिया हुआ था, या टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, यानी कोई चीज़ को फैब्रिकेट करने का, तो कोई गाड़ी है तो उसे फैब्रिकेट करके बस बनानी है, इस तरीके का अगर कुछ है और उनको उस समय कुछ पेमेंट चाहिए तो उस केस में भी हम उनको एडवांस दे सकते हैं। बट जो एडवांस पेमेंट होगा उसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अब ये लिमिट क्या है? ये लिमिट जो बताता है, यहाँ पर देखेंगे क्लॉज ए में इसकी लिमिट क्या बताई हुई है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू जो वेंडर है, अगर वो प्राइवेट है, जो सप्लायर है अगर वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फर्म है, तो जितना भी कॉन्ट्रैक्ट का जो पूरा टोटल वैल्यू है ना, उसका 30% हम उन्हें एडवांस दे सकते हैं। ठीक है, समझ में है? अगर वो प्राइवेट वेंडर है तो हम उसे पूरे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितना परसेंट एज एन एडवांस दे सकते हैं? 30%। ठीक है। अगर वो मान लीजिए कोई स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है या कोई पीएसयू है, ठीक है, तो उन्हें हम कितना दे सकते हैं? उन्हें हम 40% पेमेंट एडवांस के तौर पर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया? पहला तो था कि हम एडवांस पेमेंट किस केस में कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, सर्विसिंग के लिए दिया हुआ है, वो फर्म हमारे एसी कंप्यूटर्स और जो कॉस्टली इक्विपमेंट्स उसकी सर्विसिंग कर रही है, तो उसके लिए मे भी उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ जाए। दूसरा क्या केस है कि कोई फैब्रिकेशन का काम अगर दिया हुआ है तो उसमें उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाए जिससे कि वो काम टाइमली पूरा हो सके। तो ये तो 2 केस थे। और लिमिट्स क्या सेट हुई थी कि अगर कोई प्राइवेट वेंडर है, प्राइवेट सप्लायर है, तो हम उन्हें 30% एडवांस दे सकते हैं। और अगर कोई पब्लिक कंपनी है, यानी या तो स्टेट की हो, सेंट्रल की हो, जैसे CPWD हो जाती है, ठीक है, या स्टेट की PWD हो जाती है, या कोई PSU है, ठीक है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के इरकॉन जी फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री हम उससे कोई काम करा रहे हैं, ठीक है, और उन्हें एडवांस पेमेंट की ज़रूरत है, तो इस तरीके से कोई भी पब्लिक कंपनी या पब्लिक डिपार्टमेंट होगी तो उन्हें हम 40% एडवांस दे सकते हैं। ठीक है। अब इसी में क्लॉज C क्या कहता है कि अगर मान लीजिए किसी सप्लायर के साथ हमारा मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, AMC करा रखी है कि उन्हें जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं उनको मेंटेन करना है, तो उसमें हम उनको कितना एडवांस देंगे? तो हमें बस, क्योंकि हमें हर महीने का उनका कैलकुलेशन होगा कि आप हर महीने जो मेंटेनेंस होगी आपका वो इतना सर्विस चार्ज लेंगे, तो जो उस 6 महीने का जो चार्ज बन रहा होगा उतना पैसा हम उस मेंटेनेंस वाले सप्लायर को एज एन एडवांस हम दे सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी ऐसी है जिनको 40%, कोई PSU हो सकती है या कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है जिसे 30% से ज़्यादा एडवांस की ज़रूरत है,
तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो भी सप्लायर की सेवा ले रहा है, वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से इसके बारे में डिस्कशन कर सकता है, उनसे सलाह ले सकता है, और अगर लगता है कि ये जेन्युइन केस है, हमें परसेंटेज बढ़ाने की ज़रूरत है या कोई कंडीशन रिलैक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है, और हम उन्हें एडवांस दे दें, तो वो कर सकते हैं। बशर्त यह है कि जो भी आप एडवांस देंगे उसके लिए आप उनसे कुछ गारंटी लेंगे। अब गारंटी क्या हो सकती है? बैंक गारंटी हो सकती है, ठीक है। बैंक गारंटी के फॉर्म में उनसे जो होगा वो आपको क्योंकि आपने जो एडवांस दिया है उसको सेफ गार्ड करने के लिए आप उनसे बैंक गारंटी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये था रूल 172 का क्लॉज 1, जिसमें हमने देखा था एडवांस पेमेंट टू सप्लायर्स के बारे में। अब बात करते हैं रूल 172 का क्लॉज 2, जो कि बात करता है पार्ट पेमेंट टू सप्लायर्स। इससे पहले हमने बात की थी सप्लायर्स को एडवांस पेमेंट करने की, अब बात कर रहे हैं कि पार्ट पेमेंट, यानी हमें टोटल अगर 1 लाख रुपए का हमारा काम था तो हम उन्हें किस कंडीशन में हम उन्हें 50,000 पहले दे दें और उसके बाद जो बाकी का 50,000 है वो बाद में दें। हम एडवांस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बस उनका जो पेमेंट है उसको हम पार्ट वाइज दे रहे हैं। तो ये कब कर सकते हैं? तो ये हम लोग देखते हैं रूल 172 के क्लॉज 2 में। तो इस रूल में क्लियर बोला गया है कि जब जो सप्लायर है वो सामान हमारे पास जब वो पहुंचा देता है, उसके जो भी सप्लाई उसे करनी थी वो हमारे प्रेमाइसिस में, हमारे कैंपस में जब आ जाती है, तब हम उन्हें पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये हो सकता है कि जब हमारे पास सामान आ गया तो हम पार्ट पेमेंट क्यों करेंगे, फुल पेमेंट भी कर सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि एक फुल पेमेंट करने की प्रोसीजर होती है, ठीक है। वो बिल्स अपने सबमिट करेंगे, फिर उन्हें चेक किया जाएगा, थॉरो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और हो सके बिल प्रोसेस करने में थोड़ा समय लग सकता है। तब तक वेंडर कुछ रिक्वेस्ट करे कि सर तब तक कुछ मुझे दे दीजिए, ताकि मतलब जो बाकी के जो चीज़ है वो फाइनल बिल में सेटल हो सके। तो उस केस में जब वो वेंडर वो सामान को हमारे कैंपस में डिलीवर कर देता है, तब हम उन्हें पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था रूल 172। अब रूल 173 देखिए क्या बात करता है। रूल 173 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रूल है। ये बात करता है जो हमारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें हम किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, कंपटीशन वेंडर्स के बीच में कैसे रख सकते हैं, और ताकि चीज़ें फेयर भी हो, किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो और विवाद भी ना उठे। तो ये सब चीज़ों के जो अलग अलग किस तरीके से हम ये सब चीज़ करेंगे एक प्रोक्योरमेंट साइकिल में, इसकी पूरी नियम वाली आपको रूल 173 में मिलेगी। तो हम लोग 173 में बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिशन, फेयरनेस एंड एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन इन द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। अब इस रूल में क्या कहा गया है कि जो गवर्नमेंट जो परचेज कर रही है उनको ये चीज़ ध्यान देना हो कि जो हमारा जो प्रोक्योरमेंट साइकिल हो वो बिल्कुल क्या हो कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में रहे, जो एकदम पूरा का पूरा जो प्रोसेस हो वो फेयर हो, जिससे कि हमें जो हमारा पैसा उसके अच्छे कार्य भी मिल पाए, मतलब कम से कम पैसे में हमें सर्विस भी मिल पाए और कंपटीशन भी अच्छी रहे और सारे चीज़ फेयर होते, हमें बेस्ट डील भी मिल जाए। और फिर जो वेंडर की तरफ से उन्हें भी कॉन्फिडेंस लगे कि हाँ यहाँ सब चीज़ अच्छे तरीके से हो रहा है, तो वो कॉन्फिडेंटली वो क्या करे, जो बिडिंग है वो भी इंटरेस्टेड तरीके से, वो कॉन्फिडेंस के तरीके से अपना बिड्स भी दिखा पाए, ठीक है। तो ये सब रूल्स को गेन करने के लिए, ये जो हमारा गोल है इसको अचीव करने के लिए क्या है, कुछ ऐसे मेजर्स हैं, कुछ प्रक्रिया है जिसका हमें ध्यान देना होगा, जो कि रूल 173 के क्लॉज 1 से शुरू होती है। तो अब रूल 173 के क्लॉज 1 क्या कहता है कि जो भी हमारा जो बिडिंग डॉक्यूमेंट होता है, सबसे पहले क्या था, हमें वेंडर्स भाई कंपटीशन और फेयरनेस रखनी है, तो उससे पहले जब हम टेंडर कर रहे हैं तो हम लोग पहले बिडिंग डॉक्यूमेंट अपने वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। तो जो बिडिंग डॉक्यूमेंट है वो खुद ही क्या होना चाहिए, वो सेल्फ कंटेन होना चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि वेंडर को समझ में नहीं आ रहा है इसने क्या गलत फॉर्मेट दे दिया, या इसमें जो पॉइंट है वो हमें समझ ही नहीं आ रहा है। तो पहला जो पॉइंट ये कहता है कि जो भी हमारा जो बिडिंग का डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सेल्फ कंटेन होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसमें फालतू की इधर उधर की चीज़ें, टर्म्स एंड कंडीशन छोटे छोटे अक्षरों में ऐसी ना लिखी हो, एकदम कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट हो जो बिडर को भेजा जाए और उससे अच्छा रिस्पांस हमें मिल पाए, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियरली स्पेल्ड आउट हो, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हो। आपने ऐसा नहीं कि जो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिंदी या इंग्लिश यूज़ कर दिया जो कि बिडर को समझ ही में ना आए, वो बार बार उस कन्फ्यूजन में बेचारा वो बिड ही ना कर पाए, वो इंटरेस्टेड नहीं ना हो, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। फिर आपको ये सब ध्यान देना है कि जो हमने स्टार्टअप्स के लिए, अब मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि स्टार्टअप्स को कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, तो उनको प्रायर एक्सपीरियंस में या कुछ टर्नओवर जो मांगा जाता है बिडिंग में उसमें भी उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो वो सब भी आपको देखना है कि ऐसा ना हो कि हम स्टार्टअप्स के बारे में हमने कुछ उसमें रिलैक्सेशन में लिखा ही ना हो, जो स्टार्टअप वाले भी कन्फ्यूज़ हो जाएँ कि हमें ये बिडिंग करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। ये सब की ध्यान देनी है। जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, जो भी उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब पूरा का पूरा सही होना चाहिए, ठीक है। अब वो सही कैसे होगा, तो अब इसी में क्लॉज 1 के से शुरू होता है ABCD। जैसे पहला क्या है, जो डिस्क्रिप्शन और जो स्पेसिफिकेशंस जो है सामान के और उनका जो क्वांटिटी है, हमें कितने समय पर चाहिए, किस जगह पर डिलीवर होना चाहिए, कब डिलीवर होना चाहिए, पूरा क्लियरली मेंशन होना चाहिए।
बी क्या कहता है कि जो पूरा जो क्राइटेरिया है ना कि हम अब बिड्स के लिए कौन एलिजिबल होगा, कौन क्वालिफाई करेगा, ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कितनी चाहिए, उस सप्लायर की टेक्निकल परफॉर्मेंस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी क्या है, ठीक है, इस तरीके इस और कौन से बिडर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि जिनके पास इतने टन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हो, तो ये सब भी जो है वो भी उसमें क्लियरली लिखा होना चाहिए। सी क्या कहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर गुड्स इंडिकेटिंग एनी लीगल, हाँ कुछ अगर हाँ इस ये रूल ये कहता है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन या लीगल रिस्ट्रिक्शंस है कि आप ये चीज़ लीगली आप ये मशीन यूज़ नहीं कर सकते या आपको इसके लिए लाइसेंसेज लेने पड़ेंगे, कंडीशन है कि वो जहाँ से आ रहा है उससे भी वहाँ के कंट्री में भी वो कंडीशन कुछ है, तो ये सब भी देखना होगा कि ये सब भी आपको मेंशन करना होगा कि हाँ ये सब जो बिडिंग है उसमें आपको ध्यान देना है, ठीक है। डी नंबर क्या कर रहा है कि जो प्रोसीजर है बिडिंग का, ठीक है, एज वेल एज डेट टाइम और जो बिड का जो जगह है वो भी आपको बिडिंग में सही लिखा होना चाहिए। क्लॉज एफ क्या कहता है, तो इसमें क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि आप जो बिड दोगे उसका क्या क्राइटेरिया होगा फॉर इवैल्यूएशन, हम कौन सी प्रक्रिया से हम बिड इवैल्यूट करेंगे, कि हम आपके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी देखेंगे या हम देखेंगे कि आपकी टर्नओवर कितनी है, क्या क्या चीज़ें क्राइटेरिया फॉलो करी जाएंगी बिड्स को इवैल्यूट करने के लिए, ये भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए। फिर क्लॉज जी क्या कहता है, कुछ ऐसी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है जिससे आपका परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकता है, जो बताना बहुत ज़रूरी है बिडर को, यानी बिडर्स मान लीजिए कि हमें होता नहीं कोई सामान है जो ISI मार्क का हो तो बेहतर हो, जिससे परफॉर्मेंस इन्हेंस हो सकती है, परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, तो अगर इस तरीके का भी कोई अगर स्पेशल टर्म्स कंडीशन है जिससे कि ये जो परफॉर्मेंस है अगर वो कुछ उसमें बदलाव आता है तो वो भी आपको उसमें मेंशन करना है। क्लॉज एच क्या कहता है, प्रोक्यूरमेंट में जो इसेंशियल टर्म्स यूज़ हो रहे हैं और जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है, जो मानने ज़रूरी हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्लियरली लिखा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई टर्म्स हिडन हो और वो बिडर को बाद में पता चले जब उनको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ठीक है, तब उन्हें पता चले कि वो ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बिल्कुल उसमें लिखा होना चाहिए क्लियरली। लास्ट जो क्लॉज है आई, ये क्या कहता है कि बिडिंग डॉक्यूमेंट जो हम देंगे ना उसमें एक क्लॉज होना चाहिए कि अगर कोई कंपनी है जिसने नील कोट किया है, उसने कोई अमाउंट ही नहीं दिया है, ठीक है, तो ऐसे बिड को क्या करना है, ऐसे बिड को अनरिस्पॉन्सिव ट्रीट करना है और वो बिड डॉक्यूमेंट कंसिडर नहीं होगा आगे के प्रोसेस के। यानी समझ में आया, यानी कोई वैसे बिडर हैं जो कुछ नहीं लिख रहे हैं, वो लिख रहे हैं कि नहीं हम ऐसे ही दे देंगे, नील करके उन्होंने लिख दिया, ठीक है, हम सामान ऐसे ही दे देंगे, ठीक है, तो ऐसे बिड को क्या करना है, अनरिस्पॉन्सिव ट्रीट करना है और उसको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देना है। तो ये था 173 के क्लॉज 1 के जो उसके अंदर ए से लेकर आई तक के जो रूल्स थे वो थे कि एक बिडिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए बिडिंग प्रोसेस में। अब जो इसी के क्लॉज 2 में क्या कहता है कि कोई ऐसा दूसरे इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री प्रोक्योर कर रही है, उनको ऐसा लगता है कि ये सब भी बिडिंग में होना चाहिए, बिडर्स को पता होना चाहिए और बिडर्स वो एडिशनल डॉक्यूमेंट वो सबमिट करें, तो वो भी ये क्लॉज 2 में जो है क्लॉज 2 के रूल के अनुसार वो भी आप दे सकते हो। थर्ड क्या कहता है, मॉडिफिकेशन टू बिडिंग डॉक्यूमेंट्स। अब भाई बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के मॉडिफिकेशन के बारे में, मान लीजिए कि अगर कोई किसी तरीके की मॉडिफिकेशन अगर बिडिंग डॉक्यूमेंट में हुई है तो उसके बारे में इसमें बात की गई है क्लॉज 3। तो अब हम लोग देख रहे हैं रूल 172 का क्लॉज 3, जिसमें हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन इन बिडिंग डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर इसमें जो बता रहे हैं क्लॉज ए में क्या कहता है कि मान लीजिए कोई ऐसा केस कभी आ जाए जिसमें बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ जाए और वो ऐसा लगता है कि वो मॉडिफिकेशन बिडर्स जो बिडिंग प्रोसेस है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है, उस मॉडिफिकेशन से बहुत बिडर्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे मॉडिफिकेशन या किसी भी तरीके की मॉडिफिकेशंस को तो आपको इंश्योर करना है कि जिस तरीके से हम लोगों ने बिडिंग डॉक्यूमेंट को पब्लिसाइज किया था, CP पोर्टल पे डाला था, जेम पोर्टल पे डाला था, अपने वेबसाइट पे डाला था, जिस तरीके से वाइड पब्लिसिटी हमने बिडिंग डॉक्यूमेंट के लिए की थी, उसी तरीके से वाइड पब्लिसिटी आपको इस जो भी आपने मॉडिफिकेशन किया है उस ऑर्डर को भी करना होगा, ताकि वो संदेश बिडर के पास टाइमली पहुंच जाए और वो उसी की तरह नियमितता जो भी उसमें बदलाव करना हो अपने बिडिंग में वो कर सकता है, ठीक है। तो ये तो था मॉडिफिकेशन के क्लॉज ए की कहानी। अब क्लॉज बी इसमें क्या कहता है, अब क्लॉज बी कहता है कि मान लीजिए कि आप मॉडिफिकेशन हमने कोई किया तो आपको बिडिंग सबमिट करने के लिए भी आपको डेट मॉडिफाई करना होगा, उनको कुछ सफिशिएंट टाइम देना होगा कि वो भी अपने जो बिडिंग में इस तरीके का चेंजेस करके जो भी मॉडिफिकेशन हमने किया उसमें चेंजेस करके वो फ्रेश बिड फिर से वो जमा करे। तो उनके लिए जो बिडिंग सबमिट करने की जो डेट होगी उससे भी आप जो आपको लगता है जो फेवरेबल टाइम होगी उससे आपको एक्सटेंड कर सकते हैं या करना होगा। अब इसमें क्लॉज सी क्या कहता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा बिडर हो जिसने हमारे मॉडिफिकेशन के ऑर्डर्स देने से पहले ही उसने अपनी बिडिंग सबमिट कर दी, अब उसे भी बिडिंग चेंज करनी है क्योंकि हमने मॉडिफाई कर दिया है, तो उन्हें भी
अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि हमें उन्हें भी अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि उनको कुछ एक समय अंतराल देना हो कि आपने जो भी बिडिंग दिया है आप उसको भी अपनी जो भी हमारा मॉडिफिकेशन है उसके टर्म्स एंड कंडीशन से आप उसे बिडिंग भी अपनी मॉडिफाई कर लिए, तो उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अब क्योंकि उन्होंने सबमिट कर लिया तो अब वो बिड चेंज नहीं कर सकते, उन्हें बिल्कुल ये अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि वो भी अपने बिड को मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी हमने बिड को मॉडिफाई किया हुआ है। तो ध्यान देने की बात है कि जो बिडर, कोई भी बिडर का जो सबसे जो लास्ट जो बिडिंग जो सबमिट होगा वही कंसिडर होगा आगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए। तो ये था क्लॉज 3 के जो भी, यानी अगर हमने कोई बिडिंग में मॉडिफिकेशंस की हैं तो हमें ये सब चीज़ों का भी ध्यान देना है। ठीक है, अब आते हैं 173 के क्लॉज 4 में। अब लग रहा है कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि रूल बहुत ही लंबे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़े रूल्स को मैं शॉर्ट करके आपको एक एक लाइन में अगर मैं बता पाऊँ तो मैं वो बता देता हूँ। अब इसका चौथा क्लॉज क्या कह रहा है कि ऐसी भी प्रोविज़न होना चाहिए कि जो अगर किसी बिडर का अगर बिड रिजेक्ट हो जाता है या उसमें कोई ऑब्जेक्शन आता है या उनको प्रोसेस के बारे में अगर जानकारी है तो ये एक प्रोविज़न ऐसी रखनी चाहिए कि बिडर के सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो जानी चाहिए कि आपका बिड रिजेक्ट क्यों हुआ, क्या कंडीशन थी, किस कारणवश आपका बिड रिजेक्ट हुआ। ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्शंस आए हैं, तो ये सब जो भी है जो इसकी इन्फॉर्मेशन है ये भी बिडर्स को मिलनी चाहिए। ये था क्लॉज 4। क्लॉज 5 क्या कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अगर बिडर के साथ हो जाता है तो इसके सेटलमेंट के लिए भी जो सूटेबल प्रोविजंस हैं वो होने चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो अगर और जो वेंडर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगी, जो सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसमें भी इस तरीके का क्लॉज होना चाहिए, आर्बिट्रेशन क्लॉज उसमें होना चाहिए, जिससे कि कभी भी अगर डिस्प्यूट अगर होता है तो उस नियमतः उस डिस्प्यूट को जैसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट का नियम था उसी के अकॉर्डिंग उसे डिस्पोज किया जा सके। ठीक है, ये क्लॉज 5 के तहत था। क्लॉज 6 क्या कहता है, जो हमारा जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है वो क्लियरली उसमें ये क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए। तो उसमें क्लियरली इंडिकेट होना चाहिए कि जो हमारा जो फाइनल रिजल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा, उसमें अगर कोई भी इंटरप्रेट करने की ज़रूरत है, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने की ज़रूरत है तो वो इंडियन लॉज के अनुसार होगा। ठीक है, अगर वो कोर्ट का सहारा लेना चाहता है तो वो इंडिया के जो लॉज हैं, इंडिया के जो कोर्ट्स हैं उन्हीं का सहारा लेकर उसे इंटरप्रेट करा सकता है। क्लॉज 7 कहता है जो बिडर है उनको एक सफिशिएंट टाइम आपको देनी होगी बिड्स जमा करने के लिए। जो हमने वो देखा था ना टेंडर्स में, एडवर्टाइज और लिमिटेड टेंडर में वो देखा था कि 3 सप्ताह और 4 सप्ताह का जो समय देना होता है, तो जो सूटेबल टाइम है वो एक बिडर को मिलना चाहिए जिससे कि वो जो अपना बिड है वो प्रॉपरली सबमिट कर सके। क्लॉज 8 देखिए क्या कहता है कि जो बिड्स आते हैं उसे हमेशा क्या होना चाहिए, वो पब्लिक में खुलनी चाहिए और जो भी ऑथराइज बिडर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सामने होने चाहिए। वो जब भी वो बिडिंग खुल रही होती है तब तो उनको परमिशन मिलनी चाहिए कि हम आज के डेट में, तो कॉमन वही प्रोसीडिंग होती है जब बिडिंग खुलना होता है तो सारे बिडर्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है और उन्हीं के सामने ही वो बिडिंग डॉक्यूमेंट खोली जाती है। तो यही नियम फॉलो होना चाहिए। क्लॉज 9 क्या कहता है कि जो भी गुड्स था उनके जो भी स्पेसिफिकेशंस थे वो एकदम क्लियरली लिखे होने चाहिए, उसमें कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें एक प्रिंटर चाहिए तो हम सीधे लिख देंगे कि हम एक प्रिंटर के लिए हम प्रोक्योर करें, वैसा नहीं, कितने पेजेस प्रिंट कर सके, क्या कैपेसिटी हो, हैवी ड्यूटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इस तरीके का उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि जो भी बिडर हो उनको पूरा मतलब समझ में आए कि आखिर हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। ठीक है, फिर क्लॉज 10 क्या कहता है, क्लॉज 10 बात करता है प्रीबिड कॉन्फ्रेंस के बारे में। अब प्रीबिड कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या है ये हम लोग जानते हैं। अब प्रीबिड कॉन्फ्रेंस देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कभी कोई हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक टर्न की कॉन्ट्रैक्ट है या कोई कॉस्टली इक्विपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है या कोई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल मशीन की का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें क्या होता है कि वेंडर्स को अलाउ किया जाता है, करना चाहिए कि जो बिड देने से पहले एक कॉन्फ्रेंस तरीके की एक मीटिंग हो सके जिससे कि जो बिडर है वो हमारी रिक्वायरमेंट समझ सकें। ठीक है, कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें एक कोई मशीन चाहिए जो हमारे जो डोमेस्टिक वेस्ट है उसको डिकम्पोज करके उसके अंदर से जो कंपोस्ट निकलता है उसका उससे मतलब कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अब वो तो हमारा रिक्वायरमेंट हो गया, पर कंपनी को समझ में नहीं आ रही है कि आपको क्या क्वांटिटी है, किस तरह की टेक्नोलॉजी की क्या चाहिए। तो बिडिंग करने से पहले क्या होता है कि सारे जो इंटरेस्टेड बिडर्स होते हैं उनको हम एक मैसेज देते हैं, जैसे हम जो बिडिंग डॉक्यूमेंट जैसे हम लोग पब्लिश करते हैं उसी तरीके से ये भी इन्फॉर्मेशन हम पब्लिश करते हैं कि एक प्रीबिड कॉन्फ्रेंस कराया जा सकता है। जो भी बिडिंग इसमें इंटरेस्टेड है वो प्रीबिड कॉन्फ्रेंस में आ सकते हैं और वो समझ सकते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो ये था क्लॉज 10। क्लॉज 11 क्या कहता है कि क्या क्या क्राइटेरिया जो हमें फॉलो करनी होगी कि एक बिड रिस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं, यानी वो एलिजिबल बिड है कि नहीं, तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होगी बिड्स को एवेल्यूट करते समय। तो जैसे ए में बोला है कि टाइम ऑफ डिलीवरी, जो हमारी जो बिड है जिस टाइम में हमने बोला था उस टाइम के अंदर आ जानी चाहिए। बी क्या कहता है
कि जो परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी है वो सब पे वो खरी उतरे, ठीक है। सही परफॉर्मेंस हो, जो प्रोवाइड कर रही है वो एनवायरनमेंट के लिए भी सही हो, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए। सी क्या कहता है, जो टर्म ऑफ पेमेंट यानी जो गारंटी उनको सबमिट करनी है प्रॉफिट में, जो बिड सिक्योरिटी सबमिट करनी है वो सब उसमें हो। चौथा क्या है, प्राइस। ऑफ कोर्स अब बिडिंग है तो जिसका प्राइस सही होगा, प्राइस को देखते हुए भी हम उन्हें एवेल्यूट करते हैं। और ई क्या कहता है कि जो भी अगर कोई जैसे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है तो वो उसका पूरा ऑपरेट करना, मेंटेन करना, रिपेयरिंग एक्सेट्रा, ये सब का क्या कॉस्ट है, ये सब भी हमें देखकर तब जाकर ये सब क्राइटेरिया है, ये सब देखकर हम एक बिड को इवेल्यूट करेंगे। अब आते हैं क्लॉज 12 में। अब बोलता है कि जो बिड्स हमें रिसीव हुई है उसको, जो भी बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो कंडीशन दी गई थी उसी के तहत हम उसे क्या करेंगे, बिड को इवेल्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम कोई एक नया अपना खुद का एक नियम ला दें, एक नया खुद का एक नियम ला दें और फिर उस रूल के तहत हम उस बिड को इवेल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 13 क्या कहता है कि बिडर जब बिड की जो डेट क्रॉस हो जाए, जो बिड का जो जमा करने का जो डेट था वो अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो बिडर्स हैं उनको अपने बिड्स को विड्रॉ करने का या मॉडिफाई करने का, ये सब का जो है वो उनको ऑप्शन नहीं देना चाहिए, ठीक है। 14 क्लॉज 14 क्या कहता है, बिड ओपन होने के बाद बिडर के साथ नेगोशिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी कि सभी पता चल गया कि सभी ने इतना इतना बिड्स दिया, अब किसी बिडर को लग रहा है कि हम कुछ समय नेगोशिएट कर लें ऑन द जीरो ग्राउंड, तो वैसा नेगोशिएशन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्लॉज 15 जो है वो डिलीटेड है। क्लॉज 16 क्या कहता है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नॉर्मली उन्हें दे देना चाहिए जिन्होंने सबसे लोवेस्ट बिडिंग की है, जिन्होंने जो भी हमें गुड्स चाहिए थे या जो सर्विसेज चाहिए थी, वो जिसने भी सबसे लोवेस्ट प्राइस दिया है वो उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। अब ऐसा कभी केस आ जाए कि मान लीजिए जितनी हमें क्वांटिटी चाहिए वो जो हमारा L1 बिडर है, जो टॉप प्रायोरिटी, जो टॉप सिलेक्शन में है, जिससे हम सामान लेने वाले हैं, अगर मान लीजिए वो उतना क्वांटिटी वो नहीं दे पाता है तो हम उनको क्या कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो उनके बाद वाले जो बिडर जो एलिजिबल हो रहे थे यानी L2 बिडर थे, हम उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो बाकी के जो सामान जो कम पड़ रही है वो हमें L1 के रेट में वो हमें दे दें। यानी सपोज मान लीजिए कि कोई कंपनी है, हमें एयर कंडीशनर चाहिए, अब हमें एयर कंडीशनर चाहिए, AC चाहिए 100। अब एक कंपनी आई, उन्होंने हमें एक रेट ऑफर किया, वो सबसे सस्ता रेट था, हमने उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया 100 ACs के लिए, पर उन्होंने बताया कि हम 100 AC प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम सिर्फ 70 AC प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू देयर लिमिटेशन, दैट इज जेन्युइन लिमिटेशन हो। तब हम जो L2 उसके बाद वाली जो बिडर होगी, जिन्होंने उसके बाद जो रेट जो थोड़ा ज़्यादा हल्का दिया होगा, ठीक है, तो उन्हें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये जो हमने जो पहले जिनको 70 ACs के जो ये दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, उन्हीं के रेट में आप हमें बाकी के जो 30 हैं वो आप हमें प्रोवाइड करके दे दें, ठीक है। तो ये हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लॉज 17 का क्या कहता है, जो एनर्जी एंड एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, जो बिजली से चलने वाले अप्लायंसेस होते हैं, उस पर ध्यान देना होगा कि जो BEE रेटिंग होती है ना, जो स्टार रेटिंग होती है 5 स्टार 4 स्टार, तो वो ध्यान देना होगा कि कुछ अच्छी रेटिंग हो जिससे कि जो एनर्जी की बचत भी हो, ठीक है। तो वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के जो स्टार जो ये वो कंपनी है जो स्टार का मानक देती हैं, तो उससे भी ये रजिस्टर्ड हो और उसमें एक प्रॉपर स्टार सिस्टम हो, ठीक है। और उसमें देखना है कि वो एक अच्छा स्टार, जैसे अब हमें AC चाहिए तो अब कोई हमें सस्ते रेट में दे रही है पर 3 स्टार दे रही है, पर कोई उसी रेट में हमें 4 स्टार दे रही है, तो 4 स्टार ऑब्वियस है कि 4 स्टार वाली जो ऑफर होगी वो बेटर होगी, ठीक है। क्लॉज 18 क्या कहता है कि जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा जिसे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, उनका नाम क्या होगा, CPP पोर्टल में और जो नोटिस बोर्ड है, बुलेटिन है, जेम पर, सारी जगह पर अपलोड हो जाएगा कि ये जो फाइनल बिडर थे उन्हें हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, ठीक है। अब तो ये तो था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, वो बता दिया। अब जो क्लॉज 19 क्या कहता है कि जो बिड का अगर कोई रिजेक्शन है तो उसको हम जस्टिफाई इन कारणों से कर सकते हैं कि हमने बिड को रिजेक्ट क्यों किया। तो पहला कारण क्या हो सकता है कि जो इफेक्टिव कंपटीशन है वो लैकिंग है, हमें जिस तरीके का कंपटीशन चाहिए था कि ज़्यादा वेंडर आते हैं, कुछ अच्छा रेट ऑफर कर रहे होते हैं, तो अगर वो हमें ना मिला तो हम उस पर भी हम रिजेक्ट कर सकते थे बिड को। या दूसरा क्या हो सकता है कि जो भी बिड या प्रपोजल हमें मिला है वो हमारे प्रोक्यूरमेंट डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से नहीं है, हमने जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें मांगी थी उसके अनुसार वो नहीं है। तीसरा क्या हो सकता है कि जो प्राइजेस दिए गए हैं वो हमारे एस्टिमेट से या हमारे अप्रूव बजट से ही बाहर है। अब हमने अप्रूवल ले रखा है 1 लाख रुपए में ये खरीदारी करने की, और जो हमें जो ऑफ़र जो बिडर हमें प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं वो तो हमारे बजट से ही बाहर है, वो 2 लाख रुपए में उनके तरफ से कॉस्ट आ रही है, तो इस केस में भी हम बिड को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चौथा क्या बोला है कि जो भी हमने टेक्निकल मतलब प्रपोजल्स दी थी
कि हमें जो मशीन चाहिए तो उसमें ये टेक्निकल चीज़ें हमें चाहिए थी। अगर उसका जो मिनिमम बेंचमार्क है वो भी अगर वो कोई बिडर पूरा ना कर रहा हो तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, बिड को रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लॉज 20 में। 20 में क्या कह रहा है कि जो हमने इससे पहले जो क्लॉज देखा था जिसमें हमने लैक ऑफ कंपटीशन की बात की थी, तो ऐसा नहीं है कि हम बिड को बस ऐसे ही रिजेक्ट कर दें कि क्योंकि कंपटीशन हमें अच्छा नहीं मिला, मतलब हम चाह रहे थे कि कुछ ज़्यादा वेंडर्स आएँ, कंपटीशन रीज हो, तो सिर्फ इसी के लिहाज से हम बोलकर हम बिड रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको ये भी ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ आपको एक बिड भी अगर वो होता है तो उस एक बिड से भी आप आगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि ये सब केसेस हो। क्या अगर ये सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो जैसे पहला कंडीशन क्या है, जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो सेटिस्फाइड है कि जो हमने जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो हमारा किया था वो पूरा ही एकदम बढ़िया तरीके से था, कॉम्पिटिटिव था, हमने सारे फेयरनेस रखे, हमने जो बिडिंग डॉक्यूमेंट थी वो भी उसको वाइड पब्लिसिटी दी, फिर भी क्या हुआ, हमें सिर्फ एक ही बिड मिला। ठीक है, तो ये भी एक सफिशिएंट रीज़न हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो भी पूरा ना कर रहे हों। तीसरा क्या हो सकता है, इस केस में अगर वो मार्केट रेट से प्राइस हमें रीजनेबल लग रहा है तब भी इस केस में हम एक बिड के साथ ही आगे बढ़ सकते। तो ये जो 3 रूल्स थे ये उस केस के लिए थे कि अगर हम प्रोक्योरमेंट साइकिल वगैरह की और सिर्फ एक बिड आया तो उस एक बिड के साथ भी हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइड ये 3 कंडीशंस अगर वो पास कर रहा हो। यानी पहला, जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हो वो सेटिस्फाइड हो कि हमने सारा प्रोक्योरमेंट का पूरा जो रूल था वो पूरा का पूरा हमने कवर किया, हमने अच्छे तरीके से बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार की, हमने कंपटीशन भी देखी, हमने उससे वाइड पब्लिसिटी भी की, पूरा फेयरनेस तरीके से सारी टेक्निकल मीटिंग और ये सब जो भी होनी थी हमने पूरे प्रॉपर तरीके से बिड को सर्कुलेट किया, पर फिर भी सिर्फ एक ही बिड इंटरेस्टेड आया, तो उस केस में भी हम उसको आगे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा क्या कंडीशन है कि जो भी हमने क्वालिफिकेशन मांगी थी वो क्वालिफिकेशन ये पूरा कर रहा है। तीसरा क्या है कि जो ये बिड जो प्राइस हमें दे रहा है वो मार्केट वैल्यू से रीजनेबल हो, तो मतलब लग रहा है कि ये सही रेट दे रहा है, मार्केट का में जो रेट चल रहा है वही ये रेट दे रहा है। तो इससे ये 3 कंडीशन की वजह से हम उस सिंगल जो बिड आया है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, फिर 21 रूल्स क्या कहता है, क्लॉज 21 जो क्या कहता है कि अगर कोई एक लिमिटेड या ओपन टेंडर में सिर्फ एक ही इफेक्टिव ऑफर आता है तो इसे सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने लिमिटेड टेंडर या ओपन टेंडर हमने प्रोक्योरमेंट यूज़ किया और सिर्फ हमें एक ही इफेक्टिव बिडर मिला है, तो ये टेंडर अब किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट पर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो लास्ट का जो रूल है, रूल 22 क्या कहता है कि अगर इन केस अगर कोई परचेज कमेटी बनाई गई है जो प्रोक्योरमेंट रिकमेंड कर रही है, तो जो परचेज कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो एक मेंबर दूसरे मेंबर को डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं करेगा। किस केस में, अगर वो जो प्रोक्योरमेंट की जा रही है उसकी वैल्यू अगर 50 लाख से ज़्यादा हो जा रही है तब। यानी मान लीजिए मैंने एक प्रोक्योरमेंट कमेटी एक परचेज कमेटी बनाई और मैं प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, तो मैं और मेरे ही डिपार्टमेंट के 2-3 लोग मेरे साथ उस कमेटी के मेंबर हैं और जो सामान मैं प्रोक्योर कर रहा हूँ वो 1 करोड़ का है। तो क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट की वैल्यू 50 लाख से बढ़ गई है तो जो भी मेंबर मेरे इस परचेज कमेटी में होंगे वो मुझे डायरेक्टली मेरे अधीन काम नहीं करेंगे। मतलब ऐसे मेंबर होने चाहिए जो मेरे डिपार्टमेंट मेरे अधीन वो काम ना कर रहे हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट का। ठीक है, पर ये कब होगा, जब जो प्रोक्योरमेंट का जो कॉस्ट है वो 50 लाख से ज़्यादा होगा। इसकी पहले वैल्यू 1 करोड़ थी, अब इसे घटाकर मॉडिफाई करके 50 लाख कर दिया गया। तो मैं जान रहा हूँ ये वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो गई हो क्योंकि ये रूल 173 थी ही बहुत बड़ी, पर मैंने जैसे बताया मैं क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें बिट बाय बिट समझ में आए और बिट बाय बिट में बताऊँ, और मैं अब ज़्यादा इस पर बात नहीं करूँगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर हम लोग रूल 174 से नेक्स्ट वीडियो पर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, सभी को धन्यवाद इतने लंबे समय तक मेरी वीडियो में बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें। क्वेश्चन हो तो कमेंट डाउन ज़रूर करें। धन्यवाद।